मैं मनोज सिंह। आज हम सभी लोग यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि सन 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कौन सा राजनीतिक दल सत्ता प्रतिष्ठान में अपनी हिस्सेदारी सहभागिता तय करने में सफल होता है और कौन से सत्ता प्रतिष्ठान को जनमानस विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपता है। ऐसे में जब हम देखते हैं तो हमें सन 2012 से 17 के मध्य काम करने वाली सरकार को देखना होगा। सन 2012 से 17 के मध्य जिस सरकार ने काम किया उसके खिलाफ समाज में व्यापक एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी लहर थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी को विधानसभा में 325 सीटें प्राप्त हुई और पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने का अवसर यूपी के जनमानस ने बीजेपी को यूपी में दिया। तो क्या स्वास्थ्य के मानकों पर, चिकित्सा के मानकों पर, शिक्षा के मानकों पर, रोजगार के मानकों पर, आवास जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में यह सरकार किस हद तक सफल रही और जनता में विश्वास कायम करने में, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, उन्हें विकास की एक नई किरण क्या आती हुई दिख पा रही है? अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं यह बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं न कहीं सत्ता प्रतिष्ठान में जो अभी सरकार काम कर रही थी उसके लिए यह शुभता की संकेत नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं सन 2014 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार पूरे भारत में बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनने का अवसर नरेंद्र भाई मोदी जी को मिलता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो तमाम क्षेत्रों में काम हुए हैं, तमाम क्षेत्रों में जो विकास के कार्य हुए हैं, उनसे कहीं न कहीं एक विश्वास की किरण देश के जनमानस में के साथ साथ यूपी के जनमानस में भी जागृत हुआ है। यह कार्य विपक्षी दलों को भी करना चाहिए था जब उन्हें सत्ता संचालित करने का अवसर था, जब वो सत्ता में थे। कहीं न कहीं इन मानकों पर कार्य करने में वो असफल रहे, चाहे वो डीबीटी का मामला हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मामला हो और बैंकों में खातों की बढ़ोतरी का मामला हो, वित्तीय समावेशन का मामला हो। इन सारे बिंदुओं पर संवेदनशील बिंदु होते हैं जो समाज के विकास की प्राथमिक कड़ी होते हैं। इन सब पर क्या विपक्षी दल जब वो सत्ता में थे किसी ना किसी समय, क्या उन्होंने इस पर काम किया था? क्या उन्हें इस पर काम नहीं करना चाहिए था? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इतना बड़ा लाभ हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। माननीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम यहां से 100 पैसा भेजते हैं लेकिन जमीन स्तर पर मात्र 15 पैसा पहुंच पाता है। अर्थात उनके कहने का लबोलुआब ये था कि 85% जो धन होता है, जो केंद्र या राज्य सरकारों के माध्यम से भेजा जाता है जनता के कल्याण के लिए, उसमें बिचौलिए डकार जाते हैं। कहीं न कहीं उसका बंदरबाट हो जाता है, लाभार्थी तक उचित लाभ नहीं पहुंच पाता है। और सरकारों का प्राथमिक कार्य होना चाहिए कि जो भी योजनाएं वो बनाएं, जो भी संसाधन देश में मौजूद है उसके तहत जो भी योजनाएं वो बनाएं वो लाभार्थियों तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। निर्बाध गति से लाभार्थी अगर उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यह योजना की फंक्शनिंग, योजना के क्रियान्वयन में कमी है। डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार ने लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में कहीं न कहीं सफल होती दिख रही है, जिसे का परिणाम है कि जनता को बार बार ये अपील कर रही है ये सारी चीजें कि वह बीजेपी के पक्ष में अपने जनमत को अभिव्यक्त करे। अभी ये 6वें चरण में चुनाव है और फिर 7वें चरण का चुनाव है। 6वें और 7वें चरण का जो चुनाव है ये कहीं न कहीं पूर्वांचल के इलाके में है यूपी के, और पूर्वांचल का ये जो एरिया है आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर रहा है।
प्रति व्यक्ति आय यहां पर निम्न रही है। औद्योगिकरण की दृष्टि से यहां शून्यता रही है। औद्योगिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह रूखा प्रदेश है, बंजर प्रदेश कह लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे में यहां पर आवास योजनाएं, खाद्यान्न सुरक्षा जैसी योजनाएं जनता को वोट करने के लिए कहीं ना कहीं, सुरक्षा जैसे मुद्दे जनता को वोट करने के लिए कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारा चुनाव जाति समीकरण से कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जाति गोलबंदी से कहीं ना कहीं ऊपर जाता दिख रहा है। जनता कितने समय तक जाति गोलबंदी करके आपको वोट देती रहेगी, यह हमारे राजनेताओं के सामने एक चुनौती है। इस पर उन्हें विश्लेषण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम लोग लुभावनी जाति नारे दे करके तो जीत हासिल कर सकते हैं, उसके बाद उस जाति समाज का हम क्या कल्याण कर पा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए तो बेहद मजबूती के साथ सन 2022 में इन सारे क्षेत्रों में, सन 2019 में बसपा और सपा ने आपस में गठबंधन करके मोदी को शिकस्त देने के मंसूबे के साथ आगे बढ़ी, लेकिन परिणाम आप लोगों के सामने है। लगभग 75% लोकसभा सीटें हासिल करने में बीजेपी कहीं ना कहीं सफल रही। तो इसका मतलब है कि बीजेपी का आयाम आज बढ़ चुका है। सभी जाति, समुदाय, धर्म के लोग उसे कहीं ना कहीं वोट दे रहे हैं, और वोट देना किसी के दबाव या प्रेशर में ऐसी कोई विषय नहीं है। वो अपने जनमत का उपयोग अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, और जिसके भी पक्ष में कर रहे हैं उसके प्रति कहीं ना कहीं जनमानस में विश्वास तो अवश्य होगा। तो आने वाले समय में हमें देखना होगा कि इन राजनीतिक दल जिनकी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं परिवारवाद और इस तरह की चीजें हैं, उन पर अगर ये राजनीतिक दल नियंत्रण रखते हैं, एक लोकतांत्रिक परिवेश का निर्माण करते हैं अपने राजनीतिक दलों के अंदर, जिसमें स्वाभाविक नेतृत्व, जिसे हम नेचुरल लीडरशिप कहते हैं, उन्हें उभरने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों की आधार भूमि भी मजबूत होगी। अगर एक नेचुरल नेतृत्व को उभरने का 6वें चरण के चुनाव की जो एपिसेंटर था वो कहीं ना कहीं गोरखपुर बना हुआ था। गोरखपुर और उसके आसपास के मंडल और जिले उसमें शामिल थे, और जो 7वें चरण का चुनाव है उसका एपिसेंटर कहीं ना कहीं बनारस बनने जा रहा है। बनारस और उसके आसपास, उसके मंडल तथा उसके आसपास के जिले उसमें शामिल होंगे। और सन 2017 में बीजेपी इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने में सफल हुई थी। अब बीजेपी के सामने भी यह प्रमुख चुनौती है कि अपने रिकॉर्ड को वो पुनः बरकरार रख पाएगी, बनाए रख पाएगी, या उसकी सीटें कम हो रही हैं, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यह बात जरूर तय है कि बीजेपी जनता में एक विश्वास कायम करने में सफल रही है। वही विश्वास का संकट इन विपक्षी दलों के साथ है जो चुनाव में दमखम भर रहे हैं बीजेपी को परास्त करने का। इनके साथ निसंदेह
समीकरण साथ हो सकते हैं, लेकिन आज भी इनके साथ समीकरण के अलावा एक व्यापक जनमत जैसी अवधारणा का समर्थन नहीं हासिल है। 10 मार्च को ये बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। अन्ना जानवरों की एक प्रमुख समस्या बीजेपी के साथ जरूर रही है, लेकिन क्या विपक्षी दल इसको कैश करा पाएंगे वोट बैंक के रूप में? अगर इस मुद्दे को वो व्यापक आयाम दे पाते हैं, वोट में तब्दील कर पाते हैं, तो यही मात्र एक मुद्दा उनके लिए प्लस साबित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देखा जाए, मेडिकल कॉलेजों के मामले में अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है। तो इन सारे मानकों पर इमोशनल राजनीति से ऊपर उठकर इन राजनीतिक दलों को चिंतन करना चाहिए और अपनी विपक्ष की जिम्मेदारियों का सतर्कतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। जो कमोबेश नहीं दिखाई पड़ता है, मात्र चुनाव लड़ करके इतिश्री कर देना किसी भी राजनीतिक दल को, उसके आधार को नहीं बढ़ाएगा। अगर उन्हें लगातार राजनीति में बने रहना है, तो संवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान भी करना होगा। और आज का जनमानस बेहद जागरूक हो चुका है। उसे आप लोक लुभावने नारों से उसका जनमत नहीं हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आज के जनमानस के पास जानकारी हासिल करने के जो स्रोत हैं, उसके आयाम में विस्तृत वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया का आयाम कहीं ना कहीं विस्तृत हुआ है और यहां से समाज कहीं ना कहीं जानकारी हासिल कर रहा है और ये संपूर्ण जानकारियां उसे अपने जनमत को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। इसे किसी भी पैमाने पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आने वाला समय ही बताएगा कि यूपी की विधानसभा में किस राजनीतिक दल की सरकार बनती है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।